साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के बारे में। पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के फॉर्म डलने लगे हैं और इसकी तैयारी के लिए हम लेकर के आए हैं पिछले साल के प्रश्न पत्र। आज हम हल करेंगे 6 मार्च 2022 शिफ्ट नंबर 2 का पेपर हल। देखेंगे किस तरीके के प्रश्न आते हैं। आज के इस पेपर में हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी। हम रेगुलर पहले हिंदी पेडागोजी को समाप्त करेंगे, इसके बाद आपके लिए लेकर के आएंगे लास्ट में पर्यावरण और बाल विकास की पेडागोजी। संस्कृत की पेडागोजी और हिंदी की पेडागोजी लगभग एक सी है, इसलिए यदि आप एक पेडागोजी पढ़ लेते हैं तो दूसरी पेडागोजी में आपको काफ़ी अधिक हेल्प मिलेगी। तो इसके पहले 3 शिफ्ट के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सभी को एक बार जरूर देखें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम, जब बच्चा भाषा को अधिग्रहण करता है मतलब उसको सीखता है, तो सर्वप्रथम उसको क्या करना है? भाषा का समझ, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का या शुद्ध उच्चारण का। तो सबसे पहले जो है बच्चा जब भाषा को सीखता है तो वह निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है। सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द बोलता है जिसे हम बलबलाना बोलते हैं, या फिर जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ वह बोलता रहता है। यहाँ से बच्चा भाषा का अधिग्रहण करना शुरू करता है। धीरे धीरे वह भाषा को सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष क्या है? जो भाषा शिक्षण है इसके अंतर्गत सबसे अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु अनिवार्य पक्ष। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो भाषा सीखने के लिए सबसे अनिवार्य पक्ष कौन सा है? सुनना तथा पढ़ना, सुनना, केवल पढ़ना, केवल लिखना। तो प्रश्न नंबर 2 है, जो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट उत्तर है। यहाँ पर देखिए पक्ष तो हमें चारों जरूरी है, लिसनिंग भी जरूरी है, रीडिंग भी जरूरी है, स्पीकिंग भी जरूरी है, राइटिंग भी जरूरी है, लेकिन इन सब में यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा जरूरी है सीखने की। हम बात कर रहे हैं सुनना। हम जैसा सुनेंगे वैसे ही हमारे दिमाग में जनरेट होगा, वैसे ही हम अभिव्यक्त करेंगे और वैसे ही हम लिखेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है कंसंट्रेट होकर के सुनना। जब आप अच्छे से सुनते हैं तभी आप आगे के बाकी पक्ष कंप्लीट कर जाते हैं, क्योंकि भाषा सीखने का सबसे पहला ही जो स्टेज है वह आपकी है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना। इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप ध्यान रख लें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक क्लास में जो कविता पढ़ा रहा है उसका कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छंद अलंकार से परिचित कराना, विभिन्न प्रकार की कविताओं से परिचित कराना, कविता में रसानुभूति कराना, गद्य एवं पद्य का उचित प्रयोग सीखना। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है इसका राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है, कविता में रसानुभूति कराना। क्योंकि हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों को जब हम कविता पढ़ाएं तो हमारा प्रमुख उद्देश्य हो कविता में बच्चों की रसानुभूति आए। जब बच्चे कविता पढ़ने में उनको आनंद आएगा, रस आएगा, तो धीरे धीरे वह उसके अंदर जाएंगे और सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे एक निश्चित क्रम में। सबसे पहला जो हमारा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए कि बच्चों को कविता के प्रति रसानुभूति आए, उनका उसमें इंटरेस्ट आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मातृभाषा का अर्जन बच्चा कैसे करता है? पुस्तकों से करता है, साहित्य से करता है, संस्कृत से करता है या व्याकरणिक नियम से करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। साहित्य से करता है मातृभाषा का अर्जन। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से उत्तर है साहित्य से करता है। यदि यहीं पर ऑप्शन और होते कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से करता है, माता से करता है, तो यहाँ पर फिर माता आ जाता। तो कई बार प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन पर भी निर्भर करता है। कई बार हमको जो है
प्रश्न देख करके चारों ऑप्शन एक से लगते हैं, उसमें भी हमें किसी एक को चुनना है, तो फिर उनमें भी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूत पक्ष कौन सा है। तो इस तरीके से हमें अपनी क्वेश्चन के उत्तर सिलेक्शन की प्रोसेस को भी धीरे धीरे मजबूत करना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? एकांकी पाठ जो होते हैं किसमें सहायता करते हैं? वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल का विकास या संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो जो एकांकी है, एकांकी में या नाटक, एकांकी का ही एक छोटा सा भाग है, हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो बहुत लंबे लंबे नाटक तो आएंगे नहीं, कोई एकांकी ही आएगी। तो एकांकी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जो हाव भाव दिए गए हैं, बातचीत करने की जो शैली दी गई है, उस उतार चढ़ाव के साथ हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे बच्चा सीखेगा भी। और एकांकी पाठ का जो मुख्य उद्देश्य होगा, जो हमें मुख्यतः सहायता करेगा, वह भाषा के उतार चढ़ाव के साथ बोलने की जो है हमारे अंदर स्किल डेवलप करेगा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मतलब भाषा सिखाने की अलग अलग विधि होती है। एक विधि ऐसी है जो भाषा सिखाने के लिए मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मतलब बिना मातृभाषा के सहयोग से दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है। उस विधि का नाम क्या है? द्विभाषिक विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है और इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो है वह भाषा को मातृभाषा के बिना मध्यस्थ बनाए भाषा सिखाने पर बल देती है। हालांकि यह विधि फिर उतनी ज़्यादा कारगर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यदि हमें बच्चे को सिखाना है तो मातृभाषा पर विशेष जोर देना है। प्राइमरी की कक्षाओं को तो स्पेशली एनईपी में जो आपका प्री प्राइमरी और प्राइमरी में आपका कक्षा 2 तक की जो बातें हैं वो पूरी मातृभाषा पर जोर देकर के की गई हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है, जो ईएसबी ने माना है, वह माना है प्रत्यक्ष विधि। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? जो बच्चे को हम होमवर्क देते हैं उसके बारे में कौन सा कथन उचित है या सही है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। फिर यहाँ पे हमने बताया था आपको, नकारात्मक शब्दावली जहाँ भी आ जाए, मात्र, केवल, रटना, दंड देना, ऐसी चीज़ों को हमें सिरे से तुरंत ही नकार देना है। तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका उत्तर हो नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 7 का, गृह कार्य देना अति आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि रोज हम गृह कार्य दें। कई बार अब तो ये भी कॉन्सेप्ट आ गया है प्री प्राइमरी में कि बच्चे को घर पे बैग ले ही नहीं जाना है, बिना होमवर्क के घर भेजना है। इसके अलावा गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का, तो अभिभावकों को व्यस्त रखने का कोई माध्यम नहीं है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की क्षमताओं और बच्चों के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जो बच्चा जितना पढ़ने में होशियार है, थोड़ा कम होशियार है, थोड़ा कमज़ोर है, कुछ ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके हिसाब से हमें होमवर्क बच्चे को देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो निबंधु लिखा है, इसको निबंधु को सुधार करके आप निबंध पढ़ेंगे। निबंध रचना में इसके 2 गुणों, कला पक्ष और भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। जब हम निबंध की रचना करते हैं तो इसके दोनों पक्ष की रचना की मतलब ध्यान रखा जाता है, एक कला पक्ष का और एक भाव पक्ष का। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किससे है? जो विचार हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना, एक किसके अंतर्गत आएगा? भाव के अंतर्गत आएगा या कला के अंतर्गत आएगा या कला या भाव दोनों के अंतर्गत आएगा या वातावरण के अंतर्गत आएगा? ये हमारे 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, विचार तो है सब, लेकिन उनको हमें किस सिस्टम से जमाना है, यह एक कला है, एक आर्ट्स है कि हमारे जो विचार हैं उसको हम किस क्रम में रखें।
विचार तो सभी हमारे हैं, तो सभी विचार जो हमारे हैं तो विचार तो हमारे भाव हो गए, लेकिन उनको किस सिस्टम से रखना है, क्रमबद्धता के क्रम में कौन सा विचार पहले आए उसके बाद कौन सा दूसरे नंबर पे आए, ये जो विचारों की क्रमबद्धता है इसका संबंध जो है व्यक्ति की स्किल से है, व्यक्ति की कला से है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, कला पक्ष। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय में आते हैं। जब बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेता है, वह स्कूल आता है, तो वह खाली हाथ नहीं आता। हमको जरूर लगता है कि बच्चा हमारे पास खाली हाथ आया है, लेकिन कक्षा 1 तक पहुंचते पहुंचते जो उसने 5 से 6 साल की उम्र अपने समाज में, परिवार में, परिवार के परिवेश में बिताई है, उससे जो उसने सीखा है, भाषा भी हो सकती है, कुछ संस्कार भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें लेकर के आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि बच्चा जो जब विद्यालय आता है तो घर, परिवार और पड़ोस के जो है प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव लेके आता है, घर, परिवार और परिवेश की भाषा लेके आता है, घर, परिवार, दोस्त, घर, परिवार और टीवी। साथियों यहाँ पे चारों उत्तर सही हैं, लेकिन इन 4 उत्तर में से यदि हमें किसी एक उत्तर को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे हटाएंगे? घर, परिवार और टीवी इसको हटा दो, घर, परिवार और दोस्त इसको हटा दो, घर, परिवार और पड़ोसी इसको हटा दो, घर, परिवार और परिवेश। जैसे हम परिवेश बोलते हैं, परिवेश में हमारे पड़ोसी भी शामिल हैं, हमारे दोस्त भी शामिल हैं, हमारी टीवी भी शामिल है, और घर, परिवार तो सब में कॉमन है ही। तो इस तरीके से यदि हम एलिगेशन मेथड से इसको देखेंगे तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, घर, परिवार एवं परिवेश। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो सही सेंटेंस पूरा बन जाएगा, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 1 और दी नहीं है, ये कक्षा 2 है। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से हो और किसी खालिस्तान के लिए हो। यहाँ जो खालिस्तान यहाँ है इसको यहाँ कर लेना है किसी के बाद। तो जो कक्षा 1 और 2 की शुरुआत है उसके पढ़ने का प्रारंभ है अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है, व्यापम ने भी इसको यही माना है। ऑप्शन देख करके आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि अक्षर ज्ञान और मनोरंजन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो पढ़ाने का एक निश्चित अर्थ और उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, स्किप कर दिया गया है क्योंकि प्रश्न नंबर 11 के जो है 2 ऑप्शन 1 से थे और उसको व्यापम ने 1 को सही माना था, 1 को गलत माना था, इसलिए उसको हमने डिलीट कर दिया है। प्रश्न नंबर सीधे हम 12 पे आ गए हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्या करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी नहीं बनाता। साथियों फिर आपको नहीं दिख गया, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, भाषा को दूषित करता है, ये भी एक नकारात्मक शब्दावली है। भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावी बनाता है, ये भी एक नकारात्मक शब्दावली है। जहां जहां नकारात्मक शब्दावली मिले हमें उसको तुरंत हटा देना है। बचता है केवल ऑप्शन नंबर बी, भाषा जो है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, रोचक बनाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसको आप टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? मतलब हमको बताना है उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण की युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। अधूरी कहानी, बच्चों का लेवल याद जरूर रख लेना, ये उच्च प्राथमिक स्तर का लेवल की बात कर रहे हैं। अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना या लिखना, मतलब आधी कहानी शिक्षक बोल दे, आधी कहानी बच्चे पूरी करें। अनौपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, चित्र दिखाकर कहानी लिखना। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अधूरी कहानी छोड़ करके बच्चों से हमें उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं लिखवाना है। ये माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर की बातें हैं
क्योंकि अभी बच्चे की इतनी समझ डेवलप नहीं हुई है कि वह उसको जो है कंक्लूजन उसका सही सकारात्मक दे सके। इसीलिए हमें इसको अभी नहीं कराना है। बाकी अनौपचारिक पत्र लेखन करा सकते हैं, औपचारिक पत्र लेखन भी करा सकते हैं, चित्र दिखा करके कहानी लिखना भी हम सिखा सकते हैं। लेकिन कहानी आधी सुना करके उसी कहानी को पूरा करना, सुना करके या लिखा करके, इसको हमको महत्व सबसे कम देना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर माना है व्यापम ने ऑप्शन नंबर ए, अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना, इसे सबसे कम महत्व देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अंत में जो अभ्यास दिए जाते हैं वह कैसे हों? व्याकरण का ज्ञान कराते हों, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों, भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करें। तो केवल हमारा उद्देश्य प्रश्न पत्र बनाना तो नहीं हो सकता, ना तो अभ्यास बनाने वाले का ना कराने वाले का। व्याकरण का ज्ञान हो सकता है लेकिन एक मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता, एक किसी दूसरे उद्देश्य में छिपा हुआ रह सकता है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो तो ये व्याकरण के अंतर्गत ही आ जाता है। सही उत्तर है भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हो। मतलब जो भाषा की संरचना है जिसको हम पढ़ के आए हैं उस संरचना का यांत्रिक अभ्यास, मतलब थोड़ा सा मानक भाषा में अभ्यास कराते हो, इस तरीके के हों। इसलिए प्रश्न नंबर 14 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या कहलाता है? भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है, संकल्पना विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है, या उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वह बिल्कुल भाषा को रोचक बनाती है, संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में हमारी मदद भी करती है, और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं जो उनके लिए सीखने में कुछ सुविधा भी मुहैया कराती है। एक तरीके से देखा जाए तो तीनों के तीनों जो प्रयोग हैं, ये तीनों की तीनों हेल्प हैं भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री से हमको मिलती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसमें आप टिक कर लेंगे, इन सभी को पढ़ लेंगे। इसी के साथ हमने आज 6 मार्च 2022 सेकेंड शिफ्ट का पेपर हल किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस बात का विशेष ध्यान रखें जो वीडियो हम आपको 15 से 20 मिनट में हल करा रहे हैं यही वीडियो कई सारे चैनल पर आपको 1 से 1.5 घंटे में भी मिलेगा। तो आपके पास समय कम है, 40 दिन में हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो ऐसे वीडियो को आप ज़रूर देखें, प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।